प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते, मैं लल्ला सर। विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा कि जब हम लोग क्लास 11th की मैथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की, तो उसमें हमने डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ये दो चैप्टर पूरे कर लिए हैं। लेकिन फंक्शन जो कि पहला चैप्टर था रिलेशन और फंक्शन, और इसके बाद जो आईटीएफ था ये चैप्टर रुका हुआ था। रिलेशन में तो हमने एक प्रश्नावली कर ली थी, लेकिन फंक्शन के बाद उसके बाद प्रश्नावली रुकी हुई थी। तो अब हम क्या करेंगे कि हम वन साइड से चलेंगे, एक तरफ से हम स्टार्ट करेंगे। और रिलेशन हो चुका था तो इसलिए अब हम फंक्शन वाला भाग यानी एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे आज, और इसके बाद हम लगातार मैथ को आगे बढ़ाएंगे, है ना। कोई भी चैप्टर बीच में ब्रेक नहीं करना है, तो लगातार हम पढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए, जहाँ तक फंक्शन की बात है तो रिलेशन और फंक्शन की डिफिनीशन वगैरह ये तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे देख लीजिए। चाहे आप 11 का रिलेशन फंक्शन की डिफिनीशन देखो और चाहे क्लास 12 की रिलेशन और फंक्शन का डिफिनीशन देखो, कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक है बिल्कुल, है ना। क्योंकि उसी का कुछ भाग 11 में है और कुछ भाग 12 में दे दिया गया है। अब जो इंटरमीडिएट में है वो फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शन में 4 प्रकार के फंक्शन दिए गए हैं। तो देखिए, अगर टाइप्स ऑफ फंक्शन देखो, बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, यानी कि हम इसको हिंदी में कहेंगे फलन के प्रकार। तो फलन के प्रकार आप 4 प्रकार के फलन पाते हो। इसका भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, मैं समझा चुका हूँ आपको। और उसमें सबसे पहले है आपका 1-1 फंक्शन। 1-1 को हिंदी में हम कहते हैं एकैकी प्रतिचित्रण, एकैकी। और मैपिंग कहो चाहे फंक्शन कहो, ठीक है ना। मैपिंग भी कह सकते हो, फंक्शन भी कह सकते हो। जो दूसरा है वो इसी में है मैनी वन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बहु एक। तो बहु एक फंक्शन है। जो तीसरा है वो है ऑन टू मैपिंग। ऑन टू को हम हिंदी में बोलते हैं आच्छादक, आच्छादक प्रतिचित्रण। और जो चौथा है वो है इनटू। इनटू का मतलब होता है अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी। तो इस प्रकार 4 मैपिंग मिलती है आपको। अब इन 4 मैपिंग्स में जानते हैं 1-1 ऑन टू मिल जाए तो एक मैपिंग 1-1 ऑन टू हो जाएगी, या 1-1 इनटू हो सकता है, मैनी 1 ऑन टू हो सकता है, या मैनी 1 इनटू हो सकता है। लेकिन अगर ये 4 टाइप्स हमको अलग अलग समझ में आ जाएं तो बाकी हम मिला करके क्वेश्चन में कर लेंगे। तो देखो, 1-1 मैपिंग, हालांकि मेरी पुरानी वीडियो अगर आप देखें तो उसमें सब कुछ मैं समझा चुका हूं, लेकिन चूंकि मुझे एक्सरसाइज करना है तो एक्सरसाइज करने के पहले आइए हम इनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो, 1-1 मैपिंग होता क्या है कि जैसे कोई 2 अरिक्त समुच्चय हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और फंक्शन ए से बी में है। तो अगर मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 इस तरह मैंने लिख दिया, और इसमें ए बी सी लिख दिया, डी लिख दिया, और ए 1 2 3 4, ये देखिए इनके ये सब प्री इमेज कहलाते हैं और ये कहलाते हैं इमेज। तो यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी में अलग अलग प्रतिबिंब बन जाए, जैसे एक का प्रतिबिंब अगर ए है तो अब ए किसी और का प्रतिबिंब ना बने, यानी इसको हम कहते हैं इधर से अगर 1 हो तो इधर से भी 1 हो, तो 1-1 मैपिंग ये कहलाती है। अब बात आती है कि जैसे पेपर में आता है जैसे मान लीजिए सिद्ध करने को आता है कि सिद्ध करो कि ये मैपिंग 1-1 है। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमको सिद्ध करना हो कि सिद्ध करो कि 1-1 मैपिंग है, तो हम करेंगे क्या कि कोई 2 अवयव x1 y1, या हम ये कह लें कि कोई 2 एलिमेंट x1 और x2, अगर मान लीजिए हम ये किसी सेट A में लेते हैं, तो देखिए इधर के अगर एलिमेंट को आपने x1 x2 कहा, तो जो इनकी इमेज इधर बनती है उसको हम कहते हैं fx1 और fx2। x1 और x2 की जो इमेज होगी वो इधर बनेगी fx1 fx2। और यदि हमने कहा कि x1 इज इक्वल टू x2, तो इसका मतलब fx1 भी बराबर हो जाए किसके, fx2 के।
कहने का मतलब ये है कि यदि ए के दो एलिमेंट दोनों समान हों तो उनकी इमेज भी समान आ जाए। या हम ये कह दें दूसरी चीज़ कि इफ़ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो ये आ जाए कि fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ए के दो एलिमेंट हैं, अगर दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनकी इमेज भी अलग अलग होगी। या हम ये कह दें कि दोनों एलिमेंट सेम हैं तो उनकी इमेज भी क्या होगी, सेम होगी। इसी का उल्टा कह दें कि यदि इमेज सेम होगी तो एलिमेंट भी सेम होंगे, और अगर इमेज अलग अलग होगी तो एलिमेंट भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हम इसको कहते हैं 1-1 मैपिंग, एक यानी एक से एक में। तो इसके विषय में आपको नॉलेज है। सिद्ध करने का तरीका क्या होगा कि कोई दो एलिमेंट हम ले लेंगे ए में और साबित करेंगे कि इनके जो प्रतिबिंब बन रहे हैं वो दोनों इधर अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है ना। ये 1-1 मैपिंग के लिए होता है। मैनी 1 मैपिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इधर 1 2 3 4 है और इधर है A B C D। अब मान लीजिए A1 का इमेज है और A2 का भी इमेज हो जाए, तो अगर इधर के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का, इधर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का B में एक ही इमेज बन रहा हो तो ये मैनी 1 कहलाता है। नाम से देखिए मैनी 1। या हम ये कह लें कि जो 1-1 नहीं होगा वो मैनी 1 होगा। इधर मैनी और इधर क्या हो जाए, 1 हो जाए। अगर मैनी 1 सिद्ध करवाए तो सिद्ध कर दो कि 1-1 नहीं है, है ना। तो अगर आप एक सिद्ध कर लेते हो, जैसे 1-1 सिद्ध करना आपको आता है, तो आप ये सिद्ध कर दो कि 1-1 नहीं है तो वो अपने आप मैनी 1 हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार अब मैनी 1 सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, यदि x1 इज इक्वल टू x2, यदि x1 इज इक्वल टू x2 तो fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। यानी ये बराबर हों तो ये ना बराबर हों। यानी ये देखो ये दोनों अलग अलग हैं। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो ये देखो दोनों, ये x1 हो गया मान लो और ये x2 हो गया, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। यानी x1 और x2 बराबर नहीं हैं। लेकिन जो fx1 है a है और जो fx2 है वो भी क्या है, a है। यानी इमेज दोनों की सेम है। तो एलिमेंट अलग अलग हैं लेकिन इमेज दोनों की क्या है, सेम है। तो इसका मतलब है कि वो मैनी 1 है। तो बात समझ में आ गई। तो ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड आपको बताया कि सिद्ध करने का आपको क्या तरीका होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अब हम आते हैं ऑन-टू मैपिंग पे, आच्छादक। क्योंकि अगर आच्छादक आप कर लेते हो तो इनटू करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई प्रतिचित्रण आच्छादक नहीं है तो अपने आप वो अंतर्क्षेपी हो जाएगा। अब आच्छादक क्या होता है, देखो ऑन-टू मैपिंग जिसको बोलते हो तुम, ऑन-टू मैपिंग हिंदी में बोलते हैं आच्छादक प्रतिचित्रण। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट, जैसे कोई सेट A है और ये कोई सेट B है और कोई फंक्शन A से B में है। और देखो उदाहरण के तौर मैंने कहा 1 2 3 4 और इधर कहा A B C। A का इमेज A है, 3 का इमेज A है, 2 का इमेज B है और 4 का इमेज C है। यानी कि इधर का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B हैज़ ए यूनिक प्री इमेज इन द सेट A। यानी हमारा जो फंक्शन है वो ऑन-टू तब कहलाएगा जब B का हर अवयव कोई न कोई इधर प्री इमेज जरूर रखता हो। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इधर एक भी अवयव बचना नहीं चाहिए। देखिए ये पूरा कोडोमेन है, ये जो B है ये पूरा कोडोमेन है और ये जो ABC हैं ये इमेज होते हैं, ये इमेज हैं। इधर वाले को X बोलते हैं, इमेज को क्या बोलते हैं, FX। तो अगर इमेज ये जो FX है, अगर ये इमेज ये B के बराबर हो जाए, यानी कि जो हमारे पास इमेज आए वो सब इमेज कौन बने, पूरा सेट B बन जाए। ये B को कहते हैं कोडोमेन।
तो यहाँ पर आप कोडोमेन भी लिख सकते हैं। ये तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन ऑनटू है। तो ऑनटू में इधर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो कि बिना किसी प्री इमेज के रखा हो, यानी इधर एक भी अवयव ऐसा नहीं हो सकता जो इधर के किसी अवयव का इमेज ना हो। अगर मान लो बच जाए, जैसे मान लो डी है, अब डी इधर किसी का इमेज है ही नहीं है, तो ये अंतरक्षेपी हो जाएगा। तो अगर बच जाए तो अंतरक्षेपी होता है, और अगर नहीं बचता तो ये ऑनटू होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बी बिलोंग्स या वाई बिलोंग्स, अगर हम कोई इधर अवयव वो मानते हैं कि इधर का अवयव कोई वाई है, क्योंकि आप y बराबर एफ एक्स ही तो लेते हो ऐसे, ये देखिए y बराबर एफ एक्स लिखते हो। तो अगर हम ये मान लें कि y एक ऐसा एलिमेंट है जो किस में बिलोंग करता है, b में, तो y बिलोंग्स b के लिए x बिलोंग्स टू a अवश्य हो जबकि एफ एक्स बराबर y। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अगर कोई सेट y हो तो y के लिए, y किस में है, b में, b के लिए a में कोई ना कोई एलिमेंट x अवश्य होना चाहिए, जबकि एफ एक्स बराबर क्या हो जाए, y। यानी इधर अगर कोई भी एलिमेंट y है तो उसके लिए एक प्री इमेज इधर जरूर होनी चाहिए। यही इसके लिखने का मतलब है। y बिलोंग्स टू b, y कहाँ है, b में, उसके लिए x कहाँ मिलना चाहिए, a में, जबकि एफ एक्स बराबर क्या हो, y। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y बराबर क्या हो, एफ एक्स। बात समझ में आ गई। तो अगर हमको सिद्ध करना है कि ये फंक्शन क्या है, ऑनटू है, तो फंक्शन ऑनटू के लिए हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन दिया रहता है उसको y बराबर x के रूप में लिख लेते हैं और फिर x का मान y के पदों में निकालते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए, जैसे कोई फंक्शन दिया होगा y बराबर एफ एक्स दिया होगा, y बराबर एफ एक्स दिया है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हल करते हैं और हल करके x का मान y के पदों में निकालते हैं, राइट, और फिर साबित कर देते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या है, y है। तो इसके हम कुछ उदाहरण करके आपको बताएंगे। जो फंक्शन ऑनटू नहीं होगा वो इनटू जरूर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतनी बातों से ये तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि किसी फंक्शन को हम 1-1 मैपिंग कब कहेंगे, अगर 1-1 नहीं है तो मैनी 1 अपने आप कह देंगे। किसी फंक्शन को हम ऑनटू कब कहेंगे, और अगर ऑनटू नहीं है तो फिर इनटू कहेंगे, ठीक है ना। तो इतना आपको मैंने समझा दिया, और बाकी जो कुछ है जब हम एक्सरसाइज अभी करने जा रहे हैं तो उस एक्सरसाइज से आप निश्चित तौर पे समझ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फंक्शन की 1.2। तो देखें 1.2 क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो पहला है एनसीईआरटी का, ये एक्सरसाइज है 1.2, प्रश्नावली 1.2 है, और इसका ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार टू r स्टार एकैकी तथा आच्छादक है, जहां r स्टार सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। अब देखो r स्टार का मतलब ये हो गया कि इसमें वे सारी संख्याएं हैं जो ऋण नहीं हैं और रियल नंबर हैं। ऋणेतर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो नॉन निगेटिव हों और रियल नंबर हों। नॉन निगेटिव जिसमें ऋण संख्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि जैसे मान लीजिए हमें एकैकी सिद्ध करना है, तो एकैकी के लिए अब इसका मेथड देखिएगा। एकैकी के लिए अगर हमने कहा माना कोई दो अवयव हैं x1 और x2, अब आप xy भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपने कहा x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार, यानी ये जो r से r स्टार से r स्टार में फंक्शन है, तो मान लीजिए x1 और x2 कोई दो तुमने अवयव लिए
जो पहले वाले सेट आर स्टार में हैं, राइट है ना। और अगर आपने ये कहा कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, माना कि इनके जो इमेज हैं वो fx1 fx2 होंगे और मान लीजिए ये आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो देखो ये जो fx है वो 1/x के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया 1/x1 और ये बराबर हो गया 1/x2। अर्थात अगर हम क्रॉस गुणा कर दें तो यहाँ से x1 बराबर क्या आ गया, x2। यानी इससे ये बात साबित होती है कि अगर कोई दो एलिमेंट के प्रतिबिंब सेम है और साबित हो गया कि वो एलिमेंट भी क्या हैं, सेम हैं, इसका मतलब ये हो गया कि समान अवयव के जो प्रतिबिंब हैं वो भी समान है। अर्थात मैपिंग बनी 1-1, क्योंकि जो इधर था वही इधर है। ये देखिए, अगर इधर x1 था और x2 था और वो दोनों बराबर हैं, तो अगर ये दोनों अवयव समान हैं तो इनके प्रतिबिंब भी क्या होंगे, समान होंगे। आप चाहो तो इसी को कह दो नॉट इक्वल टू, तो यहाँ भी नॉट इक्वल टू आ जाएगा। यानी अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो fx1 fx2 भी बराबर नहीं है। तो इतना हम कहते हैं और हम कह देते हैं इसलिए फलन एकैकी है। जी, अब देखो जो आच्छादक के लिए हमें सिद्ध करना है वो कैसे हम करेंगे। आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए हमने कहा माना y बिलोंग्स टू r स्टार। माना देखिए, अब ये मैं तुम्हें यहाँ बना के दिखा दूँ, ये देखो इधर ये हो गया, ये भी r स्टार है, समझिएगा, थोड़ा समझना ध्यान से है, और ये भी r स्टार है, और जो फंक्शन है वो r स्टार में है। तो देखो इधर वाले को x कहते हैं और इधर वाले को fx कहते हैं, आपको मालूम है, और ये fx किसके बराबर माना जाता है, y के। तो हमने माना कि y r स्टार में एक अवयव है। तो अगर y r स्टार में है तो इसका मतलब y बराबर क्या होगा, 1/x। अब सोचो जरा कि अगर y होगा r स्टार में तो y 1/x के बराबर है, तो 1/x भी बिलोंग्स होगा r स्टार में होना चाहिए। अब अगर x r स्टार में होगा, देखो इधर ये x अगर r स्टार में होगा तो 1/x भी काहे में होगा, r स्टार में। क्यों होगा, क्योंकि r स्टार का मतलब होता है नॉन निगेटिव रियल नंबर। तो अगर y अगर नॉन निगेटिव रियल नंबर है और y 1/x के बराबर है तो 1/x भी नॉन निगेटिव रियल नंबर ही तो होगा, बोलो। तो 1/x भी बिलोंग्स करेगा नॉन निगेटिव रियल नंबर में। अब सुनो इधर, अगर आपने कहा कि f, यहाँ से देखो, अब मैंने तुमसे कहा था y बराबर 1/x आया। अगर हम यहाँ से x बराबर निकालें तो x बराबर क्या आएगा, 1/y। इसलिए fx बराबर f1/y आएगा। और देखो fx की वैल्यू किसके बराबर है, 1/x के है। तो इसलिए अगर हम f और ये 1/y निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/1/y, क्योंकि जहाँ पर x लिखना है वहाँ पर 1/y लिखोगे। तो याद रखो, अब ये हटा दो तो ये किसके बराबर आ जाएगा, y के। थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन पहला। अगर आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, अगर ये नहीं लिख सकते तो आपको इतना लिखना होगा यहाँ कि चूँकि हमने माना है कि y बिलोंग्स टू r स्टार, इसलिए y इज इक्वल टू 1/x, और चूँकि x बिलोंग्स टू r स्टार तो 1/x बिलोंग्स भी क्या है, r स्टार। अर्थात यह फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो इस प्रकार यहाँ से ये क्या सिद्ध हो जाएगा, ऑन टू भी है। तो पहला सिद्ध हो गया कि यह फलन ऑन टू है। फिर आगे कहा है कि यदि r स्टार को n से बदल दिया जाए। अब जरा सुनो, अगर r स्टार को n से चेंज कर दें, नेचुरल नंबर से चेंज कर दें, तो क्या यह परिणाम सत्य ही रहेगा।
अब देखो, अगर आर स्टार को आप एन से बदल दो जो प्रांत है, और सह प्रांत उसी तरह रहे। देखो जरा फिर से सुनिएगा जरा, आर स्टार जो कह रहा है प्रांत आर स्टार, प्रांत का मतलब जो डोमेन है, इसको अगर आप नेचुरल नंबर से चेंज कर दो और इधर जो है ये आर स्टार ही रहे, यानी इधर रियल नंबर है, सभी धनात्मक रियल नंबर, और इधर केवल नेचुरल नंबर है। तो देखो इधर अगर नेचुरल नंबर है तो अगर हम कहें कि x1 y1 या x1 x2 कर लो, ध्यान से समझिएगा भाई, थोड़ा सा एक दो सवाल में आपको दिक्कत होगी फिर आपको तुरंत आने लगेगा। माना x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि अब ये नेचुरल नंबर हो गया, अब फंक्शन ये हो गया, ये x हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा, fx। तो देखो अगर x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और अगर हम कहते हैं कि इफ़ x1 इक्वल टू x2, x1 को किसके बराबर करेंगे, x2 के, तो हम ये भी कह सकते हैं 1/x1 भी 1/x2 के। देखो या तो यहाँ से शुरू किया करो और या तो ये कर दिया करो कि इफ़ fx1 बराबर fx2 और fx 1/x के बराबर है, अर्थात 1/x1 बराबर 1/x2, अर्थात x1 बराबर x2। तो ये देखिए जब आप fx1 बराबर fx2 लेके चले थे तो ये x1 बराबर क्या आ गया, x2। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, एकैकी है। अब देखिए आंटू के लिए सोचो जरा कि इधर सब नेचुरल नंबर हैं और इधर क्या है, रियल नंबर है। अब अगर मान लीजिए मैंने कहा, देखिए अब इसको किस तरह से सुनो, यदि मैंने कहा 3 बिलोंग्स टू आर स्टार, ये इस आर स्टार में 3 है यानी y3 हो गया, तो बोलो ये 3 इधर का इमेज हुआ कि ना हुआ। अगर इसमें हमने एक एलिमेंट क्या ले लिया, 3 ले लिया, समझना ध्यान से, 3 हमने आर स्टार में ले लिया, तो ये जो 3 है ये किसी ना किसी का तो इमेज होगा, यानी जो fx होगा वो 3 के बराबर ही तो होगा। मगर fx है किसके बराबर, 1/x के, इसका मतलब 1/x 3 के बराबर होगा, अर्थात जो x आएगा वो 1/3 आएगा। यानी 3 का, देखना ध्यान से, ये जो 3 है इसकी प्री इमेज क्या आई, 1/3, यानी अगर इधर 3 होता तो उसकी प्री इमेज इधर 1/3 आनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या में कभी भी 1/3 नहीं आता। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1/3 है ये कभी भी नेचुरल नंबर में हो नहीं सकता, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नहीं है। इसका मतलब 3 जो कि आर स्टार में हो सकता है उसकी कोई प्री इमेज नहीं मिल सकती नेचुरल नंबर में, इसलिए ये आच्छादक नहीं बल्कि कैसा है, अंतर्क्षेपी है। आता है 3 की कोई प्री इमेज ए में नहीं होगी या नेचुरल नंबर में नहीं हो सकती, नेचुरल नंबर में नहीं हो सकती। इसलिए यह ऑनटू नहीं है बल्कि कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा। एक्सप्लेन करने में हमको समय लगा, अगर आप समझ जाएंगे तो लगाने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। दूसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं, दूसरा भी बढ़िया क्वेश्चन है, उसको भी समझते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए जो क्वेश्चन नंबर अब दूसरा है उसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है, अच्छा सिद्ध क्या करना है कि नहीं, सिद्ध नहीं करना, जांच करना है, बताना है कि एकैकी और आच्छादक कौन कौन है कौन कौन नहीं है। पहला नंबर fx बराबर x², जबकि फंक्शन सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब देखो आप जो है अगर आपको समझ में आ गया ना तो आप बहुत आसानी से इन्हें कर सकते हो, बस केवल आपको लॉजिक लगाना है। तो आइए हम पहला ही चलते हैं। सबसे पहले अगर आप पहला ले लो तो देखो क्या दिया है, fx बराबर x²
और फंक्शन काहे से काहे में है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। अब जैसे सुनो मेरी बात ध्यान से, ये है नेचुरल नंबर और ये भी है नेचुरल नंबर। फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। अब आप जानते हो कि नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, संख्याओं की शुरुआत 1 2 3 से ऐसे होगी, इधर भी संख्याओं की शुरुआत 1 2 3 इस तरह होती रहेगी। fx किसके बराबर दिया है, एक्स स्क्वायर के। बात समझ में आ गई। अब जैसे तुमने कहा कि अगर आप कहते हो कि लेट x1 और x2 ये जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करते हैं, कोई दो एलिमेंट आपने लिया जो किस में है, नेचुरल नंबर में है, और आप ये लगाया, यहाँ से शुरू करोगे कि माना fx1 बराबर fx2, आप मानिए कि fx1 बराबर fx2 और साबित कीजिए कि x1 भी बराबर है किसके, x2 के, तो एकैकी कहलाएगा। तो देखो अगर आपने कहा fx1 बराबर fx2, और मैं आपको बता दूं कि इधर वाले x होते हैं जिसको कहते हैं प्री इमेज, वो x कहलाती हैं, और जो इमेज होते हैं वो fx कहलाते हैं। तो माना fx1 बराबर fx2, मगर fx है किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के, अर्थात x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तो अगर तुम यहाँ से x1 बराबर निकालोगे तो x2 आएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब आप कहोगे कि वर्गमूल लेने पर प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है, तो प्लस माइनस आ तो सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है नेचुरल नंबर, यानी माइनस से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि x1 तथा x2 ये पॉजिटिव हैं, दोनों क्या हैं, धनात्मक हैं, इसलिए x1 और x2 आपस में बराबर होंगे। अगर प्लस माइनस का होता तब जरूर हम कह देते कि अलग अलग बराबर हैं, मतलब बराबर नहीं हैं। तो बात समझ में आ गई। तो x1 बराबर x2 आया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फलन 1 1 है। 1 1 का मतलब एकैकी है। अब आज छादक के लिए लॉजिक लगाओ, ये देखो जरा कि fx बराबर एक्स स्क्वायर के है, अगर तुम इधर कोई एलिमेंट ले लो, जैसे तुमने कहा कि लेट 3 बिलोंग्स टू, 3 ले लो, 5 ले लो, राइट है ना, कोई एक एलिमेंट ले लो, लेट 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी को डोमेन यहाँ लिख दिया आपने, ये है को डोमेन। मान लो इसमें आपने कोई एलिमेंट क्या ले लिया, 3 ले लिया, और 3 नेचुरल नंबर है, तो हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये 3 होगा कौन, 3 fx कहलाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि fx बराबर कितना हो गया, 3। मगर fx है किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3, अर्थात x बराबर आ गया √3। लेकिन आप देखो कि जो x है वो इधर है, ये सब x हैं जो इधर लिखे हैं, और x है क्या, नेचुरल नंबर, और जबकि √3 ये नेचुरल नंबर नहीं है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो √3 है वो डोमेन में है ही नहीं है, यानी जो 3 का प्री इमेज है वो डोमेन में है ही नहीं। इसका मतलब 3 की कोई भी प्री इमेज यहाँ मिलबे न करेगी, और जब नहीं मिलेगी तो ये फिर अंतरक्षेपी हुआ, अर्थात हम ये कह सकते हैं इसलिए ये आच्छादक नहीं है। तो बहुत ही साधारण तरीके से अगर आप इसको लेंगे तो बहुत ही आसान होगा ये क्वेश्चन आपके समझने के लिए। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को देखो, ये पूर्णांक से पूर्णांक बन गया, पूर्णांक से, z का मतलब क्या होता है, इंटीजर, पूर्णांक। तो अगर यही क्वेश्चन, ये नोट कर लिया आपने, अब इसी को मैं दूसरा नंबर कह देता हूँ, ये दूसरा। तो अब ये z से z में दिया है दूसरा नंबर, z से z में, ये देखिए। तो अब ये नेचुरल नंबर ना हो करके z से z हो गया। अब z से z में जानते हैं z का मतलब क्या होता है, z का मतलब सारे इंटीजर, माइनस प्लस सब इसमें आ गए, यानी अगर हम कहें तो अब ये नेचुरल नंबर नहीं बचे। अब z से z यानी इसमें
-3 भी, -2 भी, ऐसे करके 1 2 3 ये सारे x होंगे। और इसी तरह इसमें भी -3 -2 और -1 इस तरह करके 1 2 3 ये सब fx होंगे। ये मैं तुम्हें समझने के लिए बता रहा हूँ। 0 भी होगा। ये तो z में सारे पूर्णांक हैं, इसमें भी सब क्या हैं? पूर्णांक हैं। अब अगर तुमने कहा x1 बराबर x2, अब ये बिलोंग्स टू तुमने कहा z, पूर्णांक है ये, और फिर तुमने कहा माना fx1 बराबर क्या? fx2। तो बताओ x1 का स्क्वायर, चूँकि फंक्शन तो वही है, तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, इसलिए x1 बराबर अब क्या आएगा? x1 बराबर प्लस माइनस x2। ये मैं मिटा दूं तो थोड़ा सा। अब आएगा x1 बराबर प्लस माइनस x2। क्यों? क्योंकि इधर z है, इधर भी z है, यानी प्लस माइनस की संख्याएं इधर भी हैं और प्लस माइनस की संख्याएं इधर भी हैं, अर्थात x1 के दो मान आ जाएंगे। एक आ जाएगा प्लस का x2 और एक आ जाएगा माइनस का x2। तो देखो हम लेके चले थे fx1 बराबर fx2, लेकिन x1 के यहाँ दो मान हो गए, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फलन एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर इसके बाद अब देखो, अगर मान लो मैं इधर से कोई माइनस की संख्या ले लूं, मान लो मैंने कहा -3 बिलोंग्स टू z, और z को मैंने लिया कोडोमेन, सह प्रांत, ये तो बताओ इसमें जो होता है वो क्या कहलाता है? fx कहलाता है। तो fx बराबर हो गया -3। अब तुम कहोगे सर हम -5 ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हो, -5 भी ले सकते हो, +5 भी ले सकते हो, लेकिन माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें अगर एक उदाहरण ऐसा मिल जाए जो किसी बात को गलत साबित कर दे, तो हम फिर वो गलत वाला ही सही माना, मतलब गलत वाला ही माना जाएगा, फिर उसे सही नहीं माना जा सकता। तो हमने माइनस संख्या लिया, fx बराबर -3, तो x² बराबर हो गया -3, क्योंकि fx किसके बराबर है? -3 के। तो ये बताओ x बराबर अंडर रूट के अंदर -3 आएगा, जो कि काल्पनिक है, और ये कभी भी बिलोंग नहीं करेगा काहे में? z में, क्योंकि इधर संख्याएं z हैं और ये z संख्या थोड़ी है, ये तो काल्पनिक आ गई। इसका मतलब ये z में नहीं होगी, और अगर z में नहीं है इसका मतलब -3 जो है उसकी कोई भी प्री इमेज इधर नहीं बनेगी, और अगर प्री इमेज इधर नहीं बनती तो इसका मतलब यह आच्छादक भी नहीं है। तो बात समझ में आ गई? तो ये फंक्शन ना तो एकाएकी है और ना ही क्या है? आच्छादक है। तो इसी प्रकार तीसरा नंबर आप लगा के देखिएगा अपने से। आप चौथा और पांचवा हम फिर लगाते हैं, तीसरा लगाइएगा ना तो कमेंट में आप मुझको बताइएगा। तो चलिए तीसरा और चौथा कर लेते हैं। अब देखो, जो मैंने आपसे कहा था कि तीसरा नंबर आप कर लेना है fx बराबर x², क्योंकि अगर आप नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो अब ये रियल नंबर से रियल नंबर में आ गया है, तो इसे आप करना। मैं इसी का चौथा वाला भाग कर रहा हूँ। चौथे भाग में कहा है fx बराबर x³ फंक्शन सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। अब देखो, मैं तुम्हें समझने के लिए केवल इतना बनाया करता हूँ, ये नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। अगर x नेचुरल नंबर होगा तो जो fx आएगा वो भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर। ये फंक्शन है। अब देखो, जैसे तुमने कहा कि माना x1 y1 ये नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहे हैं, इसमें ये नेचुरल नंबर दे भी है डोमेन में, ये इतना लेके चलेंगे। तथा फिर हम कहेंगे लेट या माना fx1 बराबर x1 x2 ले लो, fx1 बराबर fx2, तो बताओ fx x³ के बराबर है, इसका मतलब x1³ बराबर x2³। दोनों पक्षों का घनमूल ले लो तो x1 बराबर क्या आ जाएगा? x2 आ जाएगा, राइट। अगर देखिए fx1 बराबर fx2 लेके चले और साबित कर दिया कि x1 भी किसके बराबर हो गया? x2 के। इसका मतलब ये फंक्शन एकाएकी है। ये
जब ऑन टू सिद्ध करवाता है तो ऑन टू के लिए कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ढूंढो जिसकी प्री इमेज इधर न मिल पाए। जैसे सुनो इधर, जैसे तुमने कहा कि लेट एक जो है आप कोई भी मान लीजिए, जैसे आपने कहा 2, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और कोष्टक में लिख दिया कोडोमेन। मान लीजिए 2 इधर कोई संख्या है, कोडोमेन इसलिए लिख दिया, नेचुरल नंबर तो है ही ये। मान लीजिए ये 2 यहाँ पर है कोई संख्या, तो इस तरह सोचो कि क्या 2 किसी का क्यूब होता है? क्योंकि अगर ये 2 तुमने इधर माना, इसका मतलब fx बराबर 2 हुआ, इसका मतलब x क्यूब बराबर 2 हुआ। तो अगर x निकालोगे तो 2 की पावर 1/3 यानी 2 का घनमूल, और 2 का घनमूल कभी क्या नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? नहीं होगा, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये जो संख्या 2 का क्यूब है वो यहाँ नहीं मिलेगी। तो जो 2 इधर था इसकी प्री इमेज इधर नहीं मिलेगी, और अगर प्री इमेज नहीं मिली मतलब कि ये डोमेन में नहीं है। तो भैया अगर fx बराबर 2 है तो 2 की प्री इमेज होनी चाहिए थी, इधर नहीं है, इसका मतलब 2 यहाँ बच जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आच्छादक नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये धीरे धीरे अगर आप ट्राई करोगे तो आप इतना कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब इसके बाद देखो, अगर इसी का 5वां नंबर मैं तुम्हें दिखा दूं, 5वां नंबर जल्दी से देख लेते हैं, लास्ट है, फिर इसके बाद बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि देखिए समझना है इन क्वेश्चन को आपको। तो अगर आप 5वें पे देखो तो ये भी दिया है fx बराबर x क्यूब ही दिया है, लेकिन फंक्शन अब की बार कहा है पूर्णांक से पूर्णांक में, z का मतलब इंटीजर होता है। अब देखो इधर, जैसे मान लो ये मैंने कहा z है और दूसरा ये भी मैंने कहा z है, तो z से z में फंक्शन है। अब z में सोचो क्या क्या आता है, माइनस की अनंत से लेकर -3, -2, 0, 1, 2 ये सब आ जाएंगी। इसी तरह भी माइनस अनंत से लेकर -3, -2, 0 है ना, ये सब 1, 2, 3 सब आ जाएंगे। यहाँ पर जो होता है उसे x कहते हैं और यहाँ पर जो होता है उसे fx कहते हैं यानी y कहते हैं। अब देखो, अगर हमने कहा माना x1 और x2 ये z में बिलोंग्स कर रहे हैं और z का मतलब पहले सेट में डोमेन में, और फिर हम कहेंगे माना fx1 बराबर fx2, तो देखो fx1 बराबर fx2 करोगे, मगर fx है किसके बराबर? x क्यूब के। इसका मतलब x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, और घनमूल लोगे तो अपने आप आ जाएगा x1 बराबर x2। क्योंकि याद रखो घनमूल लोगे तो सारे पूर्णांक इधर हैं तो सारे पूर्णांक इधर भी हैं, तो इसका मतलब है कि पूर्णांकों का घनमूल अगर हम लेते हैं पूर्णांक ही कोई आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये इसका मतलब ये हो गया कि फलन एकैकी है, एकैकी है। अब अगर मान लो तुमने कहा आच्छादक के लिए, आपने कहा माना -3 आप ले रहे हो बिलोंग्स टू कोडोमेन। ये देखो कोडोमेन का मतलब इधर, तो कोडोमेन में -3 है, -5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ऐसी चीज़ लेना है जिसका प्री इमेज इधर न मिले। तो न मिलेगा देखना चाहे, इसका मतलब fx बराबर आ गया -3 अर्थात x क्यूब बराबर -3 अर्थात x बराबर -3 टू द पावर 1/3। अब -3 टू द पावर 1/3 का मान कभी भी पूर्णांक नहीं आएगा, जबकि इधर सब क्या हैं? पूर्णांक हैं, यानी ये नहीं बिलोंग्स करेगा डोमेन में। इसका मतलब ये फंक्शन आच्छादक नहीं है, ये फंक्शन आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार ये दूसरे क्वेश्चन में 5 भाग दिए थे तो 5 मैंने कर लिया है। अब हम इसके बाद इसके बचे हुए क्वेश्चन अगले स्टेप पे करेंगे, जिससे वीडियो हमारा उबाऊ ना हो, ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखते हुए आधे घंटे पौन घंटे में समाप्त कर लिया इसको, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम इसको समाप्त करेंगे, लेकिन याद रखें लॉग फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन है ना, सिग्नम फंक्शन
लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इस तरह के जो फंक्शन है उनके विषय में बेसिक ज्ञान आप ज़रूर रखिएगा। कक्षा 11 में सब था, हालांकि मैंने भी 11 का वीडियो डाला नहीं है, लेकिन मैं आजकल ही मैं उसको डाल दूंगा, तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम जब इसके आगे क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चन समाप्त कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते।